शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एससी वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 12 से फिर से शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 प्लेट्स हैं, है ना, और प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो प्लेट्स का एरिया गिवन है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और जो प्लेट के बीच की जो दूरी है वो 0.2 mm है। जो प्लेट के बीच की दूरी है वो 0.2 mm है, और EMF जो है बैटरी का 20 वोल्ट है। EMF जो बैटरी का है वो 20 वोल्ट है। अब ये देखिए शेप इस तरीके से इमेज बना हुआ है, इमेज इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से इमेज बना हुआ है। यहां पे ऐसे और ऐसे ये इमेज बनी हुई है, और ये 20 वोल्ट है, ठीक। और यहां पे नाम दिया है ABC। अब ये कह रहा है द EMF of a battery is 20 volt. Find the distribution of charge on various surface of the plate. What is the equivalent capacitance of the system between the terminal points? चलिए हमको बताना है कि जो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा और प्रत्येक प्लेट पे चार्ज क्या है, ठीक है ना। तो एक चीज ये देखिए, अगर मैं इसको इस पॉइंट को 20 वोल्ट बोलूं तो ये 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। बोलो, मैंने आपको बताया था ना कि एक ही वायर से जब कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। अच्छा, और इसको 0 बोल दे तो एक 0 हो गया, बाकी दो जो हो गए 20 पे हो गए। अच्छा ये बताइए, कोई भी कैपेसिटर कैसे बनता है जब दो प्लेट्स होती हैं, है ना। दो प्लेट होती हैं पास में रखी होती है तभी तो कैपेसिटर बनता है। अगर मैं एक प्लेट और ऐसे रख दिया तो ये भी एक कैपेसिटर हो गया, ये भी एक कैपेसिटर हो गया। देखिए अगर हम इसको ढक ले तो ये कैपेसिटर हो गया, और इसको ढक ले तो ये कैपेसिटर हो गया। यानी ये वाला प्लेट कॉमन प्लेट का काम कर रहा है, बताइए। दैट मीन्स ये भी दो कैपेसिटर है, और ये प्लेट कॉमन है, बताइए। तो इस प्लेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हो गया A, दिख रहा है आपको, ये हो गया B, और हमने B 2 बार बना दिया, ठीक है। अब B जब 2 बार बना दिया, देखिए इसी B को मैंने 2 बार बना दिया, और यहां पे मेरा हो गया C। तो अब ये एक दोनों जो हैं ये दोनों पॉइंट 0 पोटेंशियल पे रहेंगे, और ये वाला जो पॉइंट जाएगा ये 20 पे रहेगा, और ये भी 20 पे रहेगा, ठीक। अब देखिए इसी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ठीक है ना। A और B में यहां देखिए हमने यहाँ A बना दिया, ये B बना दिया। ये 20 वोल्ट पे है, ये 0 वाले पे है। फिर हमने B बनाया, फिर हमने C बनाया। तो B कहाँ रहना चाहिए, 0 पे, फिर ये B 0 पे हो गया, और फिर C कहाँ हो गया, C हमारा जो हो गया 20 पे। ध्यान दे रहे हैं आप। तो ये हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई, 20 वोल्ट की ये बैटरी कनेक्ट हो गई। अब आप देखिए ये B है और ये C, ये कॉमन प्लेट हो गई जो 0 पे थी। तो आपको क्या दिखा कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब हम नेट कैपेसिटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम पहले एक कैपेसिटर का निकाल लेंगे। एक कैपेसिटर का क्या मिलेगा हमको आंसर, C = A एप्सिलॉन अपॉन D। बताइए
तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी करेंगे तो ए की वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻⁴, बताइए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा अपॉन कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 2 mm, 2 इंटू 10⁻⁻3, 0.2 है तो 0.2 के 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये खत्म, ऊपर आया कितना 100, हाँ तो कैपेसिटेंस आया आपका 100 एप्सिलॉन, है ना, तो 100 एप्सिलॉन आ गया कैपेसिटेंस। अब बताइए दोनों पैरेलल है तो 2C हो जाएगा, तो C नेट कितना हो जाएगा 2C मतलब 200 एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो यहाँ पुट करिए 2 इंटू 200 इंटू 8 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये बताइए ये इधर जाएगा -10 हो जाएगा और 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 17, 2 8 जा 16, 17, और अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। बताइए तो आपको क्या मिला 1.77 नैनो फैराड, 1.77 नैनो फैराड। बात समझ में आई? नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस को कर पाएंगे, जो प्लेट वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर देखिए हम इसी पे आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से समझा देते हैं। ये तो आपका हो गया। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर ही लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, डायरेक्ट CV Q = CV, अलग अलग चार्ज बता दोगे। क्लियर है ना, नहीं क्लियर है? ठीक, अब देखो यहां देखो, मैं कुछ ऐसा ही आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से करा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे प्लेट्स रखी हुई हैं, ऐसे 4 प्लेट्स हैं, ठीक है ना। ये कनेक्टेड है ऐसे और ये कनेक्टेड है ऐसे, ये A है और ये B है। यहां से बैटरी हमने जोड़ दी, देख रहे हो आप। तो 4 प्लेट है तो पहले ये तय करेंगे कि कितना कैपेसिटर बनेगा। तो 4 प्लेट से कितना कैपेसिटर बनेगा, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, बोलो 3 कैपेसिटर बनेगा। 2 प्लेट के बीच में होता है कैपेसिटर, ये 1 कैपेसिटर बनेगा, ये 2 और ये 3। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही ढंग से? तो 3 कैपेसिटर बनेगा टोटल। 3 कैपेसिटर में आप इस बात को ध्यान दीजिए, जस्ट अ मिनट, हाँ, 3 कैपेसिटर में आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी प्लेट किससे जुड़ी है। तो प्लेट का नामकरण कर दे, ये भी A प्लेट होगा, ये भी A प्लेट होगा, A से जुड़ा है, और ये भी B प्लेट है, ये भी B प्लेट है। बताइए सही है ना, कोई दिक्कत? अब 3 कैपेसिटर हमको बनाना है। 3 कैपेसिटर बनाना तो पहला बनेगा A से B, बोलो भैया। दूसरा बनेगा B से B। तो ये बताओ B से B कोई कैपेसिटर हुआ क्या? किसी भी कैपेसिटर को एक ही बैटरी टर्मिनल्स जोड़ोगे तो कैपेसिटर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी ये B से B कहने का मतलब ये दोनों एक ही प्लेट हो गया, सटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब फिर बचा क्या, B से A, फिर वही चीज बोले, ये आपका A हो गया और ये आपका B। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये 2 A हो गए और ये 2 B। तो आप समझ गए क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, 2 पैरेलल हो जाएंगे, है ना। और अगर ये C है और ये भी C है तो C और C क्या हो जाएगा, 2C, है ना। एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन A/D। कोई दिक्कत?
तो इस तरीके से अगर प्लेट वाले एग्जांपल्स आएंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, चलिए ये है आपका 4 प्लेट का, ये एक और बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए आपका ये जुड़ा हुआ है ए से और ये जुड़ा हुआ है बी से। अब बताइए, अब फिर से वही बात, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, बोलो। अब ये हो गया ए से ए और ये हो गया बी से बी। अब ये दोनों प्लेट सेम हो गया, एक हो गया, और ये दोनों प्लेट भी सेम हो गया, तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर मिला आपको। बताइए ए से बी सिर्फ कितना कैपेसिटर मिला? क्लियर हुआ? तो प्लेट वाले सॉल्यूशन कर सकते हैं आप इजीली, ठीक। अब आते हैं एससी वर्मा पे। एससी वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। यहां देखो 13 नंबर एग्जाम्पल में इनफाइनाइट सीरीज का दिया हुआ है, ए और बी के बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है और इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। यहां पे दिया हुआ है सी, फिर ऐसे सी, फिर ये आपका जो है सी, फिर ऐसे, समझ रहे हैं? देखते चलिए, ऐसे मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इन्हें ना क्या कहा, मान लीजिए भाई इनफाइनाइट सीरीज है, मान लीजिए इसका रिजल्टेंट जो आया वो C1 आया, हाँ? इनका रिजल्टेंट मान लीजिए क्या आया, C1 आया, ठीक है। तो C1 की वैल्यू हमको C के टर्म में निकालनी पड़ेगी, हाँ? तो अगर इनफाइनाइट सीरीज है, C1 आया, तो हम इसमें से एक तो निकाल दें, एक पैटर्न इसका हटा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तब भी तो C1 ही रहेगा, हाँ? तो हमने इसके पैटर्न में एक पैटर्न बचा के बाकी के बदले हमने कहा कि आंसर क्या है, C1 है। बोलो भैया, हाँ? तो इन सब का भी आंसर C1 ही होना चाहिए भाई। इनफाइनाइट था, हमने एक हटा लिया, इनफाइनाइट में से एक हटा लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, हैं? तो हमने पूरे का C माना था C1, हैं? एक उसमें से हटा लिया, बाकी जो बचा वो भी C1। अब इसमें C1 जोड़ दिया तो जो आंसर आएगा वो भी C1 ही मानेगा। बताइए, तो अब ये क्या हो गया, C1 और C का सीरीज हो गया, और फिर जो बचा वो पैरेलल हो गया, सही है ना। तो C1 और C का सीरीज करेंगे तो आपको C नेट क्या मिल जाएगा, C1 इंटू C अपॉन C1 प्लस C, यही तो मिलेगा। 1 अपॉन C1 1 अपॉन C करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो यही मिलेगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब C टोटल क्या मिलेगा आपको, C टोटल मिलेगा जो कि वो क्या होगा, C1 के बराबर होगा, है? और क्या हो जाएगा इसमें, C1 प्लस C प्लस C, है ना। अब C1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C एलसीएम हो जाएगा। बोलो भाई, होगा ना। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C1C, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से C1C और प्लस C स्क्वायर C1, इसको इधर भेजो, C1 स्क्वायर प्लस C1C, और यहाँ प्लस C1C 2C1C C स्क्वायर, 2C1C में से एक इधर भेजेंगे तो C1 स्क्वायर माइनस C1C माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमको C1 की वैल्यू चाहिए ना, है? तो हम C1 को कैसा मानेंगे, x की तरह, x स्क्वायर माइनस CX माइनस C स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होती है, देखिए C1 की वैल्यू क्या है, माइनस बी C हो गया प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर, C का स्क्वायर हो गया, बोलिए माइनस 4A 1 ही रहेगा, है? C माइनस C स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, बोलो भाई, अपॉन 2A 1 ही रहेगा, तो C प्लस माइनस 5C स्क्वायर आ रहा है, बोले तो C बाहर आ जाएगा, रूट 5 अंदर बचेगा,
अपॉन 2, ये आपका हो गया C1। क्लियर हुआ? जब क्वाड्रेटिक मिल जाए तो श्रीधराचार्य लगा लेंगे, है ना? श्रीधराचार्य क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। निगेटिव नहीं लेंगे, निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। निगेटिव कहां से कैपेसिटर आता है? निगेटिव थोड़ी जाता है कैपेसिटर। कौन सा वाला लेंगे? प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला हटा दो, ठीक है ना? चलिए आइए, 13 हो गया। 14 नंबर एग्जांपल पे आइए। 14 नंबर एग्जांपल क्या है? कह रहा फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग अ चार्ज q। ये भाई ये बताइए, एनर्जी स्टोर का क्या फार्मूला होता है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अच्छा, ये भी होता है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। अब ये बताइए, कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो बताइए स्फीयर r का कैपेसिटेंस क्या होता है? अरे स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है ना? तो 4 पाई एप्सिलॉन r होता है कैपेसिटेंस। तो हम कहेंगे कि मेटल स्फीयर का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन r। अब एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हाफ क्यू स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन r। तो क्या मिल गया? क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन r। ये हो गया एनर्जी स्टोर। बात समझ में आई? कोई डाउट? ये तो फार्मूला हो गया सीधे सीधे। तो किसी भी तरीके के कैपेसिटर पे एनर्जी पूछेगा तो आप क्या करेंगे? उसका फार्मूला से सी ले लेंगे। अभी सिलेंडर वाला बोलता तो सिलेंडर वाले का ले लेते सी, पैरेलल प्लेट का बोलता तो पैरेलल प्लेट का सी ले लेते हैं। क्यों भाई? ठीक है ना? अभी देखिए, कह रहा है कि अ कैपेसिटर, 15 नंबर एग्जांपल देखिए। अब ये समझ में आ गया? 15 नंबर एग्जांपल देखिए। 15 एग्जांपल नंबर 15 क्या है? देखिए एग्जांपल नंबर 15 है कि a capacitor of capacitance C is charged by connecting it to a battery of EMF E. The capacitor is now disconnected and reconnected to a battery with a polarity reverse. देखो क्या कह रहा है? Calculate the heat developed in the connecting wire. चलिए देखिए, पहले कह रहे हैं एक कैपेसिटर को हमने क्या किया है? एक कैपेसिटर को हमने EMF ई वाली बैटरी से जोड़ दिया। तो अब एक कैपेसिटर को हमने ईएमएफ ई वाली बैटरी से जोड़ दिया है, तो बताइए दोनों पे चार्ज कितना आ गया? Q इज इक्वल टू सी वी। बताइए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका ये, और इस पे निगेटिव चार्ज आ गया ये। बोलो भाई सही बात? अब इसने क्या किया? पॉजिटिव पे जो चार्ज था और निगेटिव पे जो चार्ज था, इसने टर्मिनल चेंज करके बैटरी लगा दी। ठीक, अब जैसे ही टर्मिनल चेंज किया, आप मुझे बताइएगा जैसे ही टर्मिनल चेंज करेगा Q इज इक्वल टू सी वी, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस। बोलो भाई, अब जैसे ही ये प्लस बन गया ये माइनस, तो क्या हमको दिखा कि ये जो Q एप्सिलॉन था ये माइनस Q एप्सिलॉन आ गया। यानी वायर में से कितना चार्ज फ्लो किया? 2Q एप्सिलॉन। बोलो भाई, +1 से कोई -1 हो जाए तो कितना गया होगा? -2 गया होगा तभी ना, है? तो कितना चार्ज फ्लो किया? 2Q एप्सिलॉन। तो क्या पूछा है हमसे? बताइए, वर्क डन, हीट माने वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है बताइए? बैटरी का VQ। तो बैटरी का ईएमएफ क्या है? E, और
और Q कितना गया 2 CV, बताइए तो कितना हो गया आपका 2 C एप्सिलॉन, इतना वर्क डन हुआ, इतना हीट हुआ। वहां पे भी वही होगा हाँ? इनटू ईएमएफ। हाँ Q इंटू ईएमएफ, चार्ज लिखे हैं, अरे CV C इंटू ईएमएफ, सॉरी C इंटू ईएमएफ है ना, चार्ज लिख रहा है ना तो CV लिखेंगे ना, ठीक है, तो C इंटू ईएमएफ। कोई डाउट? यहाँ पे भी C, हमारे दिमाग में C चल रहा है, लिख रहा है Q, दिमाग में C। चलिए ठीक है, अब कोई डाउट नहीं ना है। तो ये क्या हो गया C इंटू ईएमएफ, और ये भी 2 टाइम्स C इंटू ईएमएफ। क्यों 2 टाइम्स हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो प्लस है और ये माइनस है, तो कितना हमको देना था? हाँ -1 से -1 था, तो -2 गया होगा तभी ना, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाता है VQ के बराबर आ जाता है, और V यहाँ पे E है और Q यहाँ पे क्या है CV है। चलिए आगे देखिए, कह रहे एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी so that half of the energy supplied by the battery is lost as heat while charging the capacitor। चलिए देखिए, कह रहा है कि अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो आधी एनर्जी तो कैपेसिटर में चार्ज होती है, लेकिन आधी एनर्जी हीट में खर्च हो जाती है। इसको प्रूव कीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर बैटरी ने Q चार्ज दिया कैपेसिटर को, इफ Q चार्ज इज गिवन बाय बैटरी, तो बैटरी का वर्क डन क्या हो जाएगा VQ, बोलिए। और Q चार्ज अगर कैपेसिटर पे गया तो कैपेसिटर चार्ज कितना एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर होती है? हाफ QV एनर्जी स्टोर्ड हो गया कैपेसिटर पे, एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ QV। तो बताइए वर्क दिया ये QV और स्टोर हुआ हाफ QV, तो हाफ कहाँ चला गया? हीट में खर्च हो गया। बात समझ में? बैटरी ने वर्क किया कितना QV, और कैपेसिटर पे स्टोर कितना हुआ हाफ QV, तो आधा कहाँ चला गया? उसको चार्ज करने के दौरान जो वो वायर के थ्रू गया, तो उतना हीट में खर्च हो। हीट भी तो एनर्जी, हाँ तो एनर्जी है, तो वही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो क्वेश्चन था कि एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी सो दैट हाफ द एनर्जी सप्लाई टू द बैटरी इज लॉस एज हीट। ये तो प्रूव करना था। तो आधी एनर्जी कहाँ चली गई? हीट में चली गई ना, आधी स्टोर हो गई, आधी हीट में खर्च हो गई। अगला टॉपिक देखिए, अगला एग्जांपल नंबर 17 नंबर एग्जांपल। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and separation 1 mm hold a charge 12 microcoulomb 0.12 microcoulomb when connected to a 120 volt battery. Find the dielectric constant of the material filling the gap। चलिए कह रहा है कि एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और गिवन है सेपरेशन 1 mm सेपरेशन 1 mm, होल्ड 12 माइक्रोकूलम, 0.1 चार्ज 0.12 माइक्रोकूलम, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी 120 वोल्ट, वोल्टेज 120 वोल्ट। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू पूछ रहा है भैया, है ना, तो के की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताइए C इज इक्वल टू, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें तो K एप्सिलॉन A बाई D, बोले। अब K क्या हो गया बताना है, एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, बोलो भाई। और एरिया
10 to the power 2 into 10 to the power minus 4, तो 10 to the power minus 2 अपॉन d 10 to the power minus 3, बोले। और यही बराबर हो जाएगा अगर v और q है तो q इज इक्वल टू सी वी और c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो q आपका कितना हो जाएगा 0.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 120, बोलो भाई। तो यहां से आप k की वैल्यू इजीली फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 नंबर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड, a parallel plate capacitor is formed by two plates each of area 100 centimeter square separated by a distance 1 mm with dielectric constant 5 and dielectric strength 1.9 into 10 to the power 7 volt per meter is filled between the plates. Find the maximum charge that can be stored on the capacitor without using any dielectric breakdown. तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है जानते हो? स्ट्रेंथ का मतलब वोल्टेज, वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1.9 इंटू 10 टू द पावर 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन। बताइए, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? Q अपॉन ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है ना। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए एप्सिलॉन। और यहाँ K भी है, डायलेक्ट्रिक बात कर रहा है, तो हम कहेंगे क्या एग्जाम्पल है ये 18 नंबर, और ये था आपका 17, ठीक है ना। ये था आपका 17 नंबर, ये 18 कह रहा है कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक, इंटू K कर देंगे क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लैब है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें उसकी क्षमता है इतनी, समझ रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, ठीक है, K दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, आपको Q निकालना, ठीक है ना। तो हो जाएगा सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर लेंगे ना। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताइए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यही तो मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट हो जाएगा, जल जाएगा। उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रिक मतलब एक तरीके से कैपेसिटेंस के बजाय वो कंडक्टर बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमको कैपेसिटर सही सलामत रहे, कैपेसिटर वर्क करता रहे, उसके लिए हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? 19 नंबर एग्जांपल देखिए, 19 एग्जाम्पल नंबर 19 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 19 नंबर एग्जाम्पल है आपका, देखिए ऐसे एक प्लेट है, एक प्लेट ऐसे है, इसमें 3 तरीके डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं, K1, K2, K3, बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे हैं। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई है A और B के बीच में, ये बस ऐसे बोल रहा है A पे पॉजिटिव B पे निगेटिव, मतलब ऐसे बैटरी लगी होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि नेट कैपेसिटेंस बताइए, और कह रहा है कि जो ये प्लेट थी पहले, जो इसमें ये नहीं जब भरा था तो इसका कैपेसिटेंस C था, मतलब जब सिर्फ ये ऐसे था, सिर्फ जब ये ऐसे था तो इसका कैपेसिटेंस C था। अच्छा ये बताइए, जब ये C था तो क्या था? C एप्सिलॉन A बाई D था, बोलो। अब अगर इसमें 3 जो हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है बराबर बराबर,
ठीक है। तो जब बराबर बराबर डायरेक्टली भर दिया है तो ये 3 कैपेसिटर हो गया। बताइए, देखिए कैसे 3 कैपेसिटर हो गया। एक कैपेसिटर ये हो गया K1 का, एक कैपेसिटर ये हो गया K2 का, और एक कैपेसिटर ये हो गया K3 का। बात तो समझिएगा। अब जो इस प्लेट का एरिया ए होता था वो एरिया A/3 हो गया। बोलो नहीं। और जो इनके बीच की दूरी d थी वो d ही रहेगी, दूरी में तो कोई फर्क हुआ नहीं। बोलो, तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1। इसका अगर हम C1 लिखेंगे तो C1 क्या लिखेंगे बताइए। C1 लिखेंगे K1 एप्सिलॉन A/3D। C2 क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A/3D, और C3 क्या हो जाएगा K3 एप्सिलॉन 3D। बोलिए भैया। अब ध्यान दीजिए, ये भी A से जुड़ा है, ये भी A से जुड़ा है, ये भी A से जुड़ा है। बताओ भैया। और ये भी B से जुड़ा है, ये भी B से जुड़ा है, ये भी B से जुड़ा है, तो पैरेलल हो गया। बोले तो पैरेलल का तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया C-नेट। C-नेट क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 एप्सिलॉन A/3D क्या हो गया कॉमन, और मिला आपको K1 प्लस K2 प्लस K3। इस तरीके से आपका क्या गया रिजल्टेंट आंसर आ गया। ठीक है, कोई कष्ट। तो आज के लिए फिजिक्स में इतना है।